मायावती के साथ धोखा हुआ। बहन मायावती के साथ धोखा हुआ। बनते बनते बिगड़ गई बात। इंडिया ने नहीं दिया साथ। ये कुछ बातें हैं जिसको लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो बड़ी खबर है वो यही कि क्या इंडिया गठबंधन में आते आते मायावती जी रह गईं? इस बार गलती मायावती जी के साथ नहीं है। उन्होंने मना नहीं किया था। ऐसा दिखता जरूर है कि मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं। लेकिन मायावती जी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक प्रतिक्रिया थी। उन सभी क्रियाओं के बदले, उन सभी जो बातचीत हुई बीते कुछ दिनों में, उसके बाद जो कुछ निकल कर आया और आखिरी समय में जो सीन बदला, उस पर मायावती जी की ये प्रतिक्रिया थी। आप ये जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ऐसी प्रतिक्रिया हुई और मायावती जी बिदक गई, भड़क गई, गुस्से में आ गई। मैं इस खबर को कुछ ब्रेकिंग पॉइंट्स के साथ शुरू करना चाहता हूं। आप देखिए कि मायावती के साथ क्या धोखा हुआ। इसका मतलब है कि मायावती ने किसी के साथ धोखा नहीं किया। वो तैयार थी, लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से ही मायावती के साथ पीएम बनाने के सवाल पर एक नहीं हुए मन। पीएम बनाने के सवाल पर, यानी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के सवाल पर इंडिया गठबंधन में मन एक नहीं हुए। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पर फैसला टाल गए, यानी मायावती जी के नाम पर तुरंत हाँ करने को वो तैयार नहीं हुए। अखिलेश यादव ने भी नहीं मानी मायावती जी की बात। वो कौन सी बात नहीं मानी, वो भी हम बताते हैं। वो कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं थी जिसको माना नहीं जा सकता था, लेकिन ये आपसी विश्वास का सवाल था। मायावती चाहती थी कि अखिलेश यादव को दलित बहुल सीट से चुनाव लड़ाया जाए और मायावती जी चाहती थी कि हम उनको जीत दिलाएंगे, हम उनको जिताएंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी ये रिस्क लेने को तैयार नहीं हुए। और ठीक 9 मार्च के दिन, जिस दिन ये घोषणा होनी थी कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में आने वाली हैं, उसी दिन सुबह सवेरे मायावती जी के पास सोनिया गांधी जी का फोन आता है और इस बाबत उन्हें बताया जाता है कि हमारे यहाँ आप उन्होंने ऐसा कहा जाता है, ये इंडिया गठबंधन में उनके इस बात पर सहमति नहीं बन रही है कि मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। उन्होंने भरोसा दिया कि पीएम पर चुनाव बाद सहमति बना लिया जाएगा। लेकिन मायावती जी इस बात पर बेफर गई और उन्होंने प्रतिक्रिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। ये कहानी, ये जो पूरी घटना घटी है, उसका निचोड़ यही है। अब हम इसको बारी बारी से बात करेंगे कि क्यों बिफर गई मायावती और उन्होंने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, या फिर मायावती जी के साथ धोखा हुआ। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? मायावती जी के साथ धोखा हुआ हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत के बाद सोनिया गांधी ने अपने प्रयास से मायावती जी को इस बात के लिए राजी किया कि वो इंडिया गठबंधन में आए। और हम सब जानते हैं कि मायावती जी के लिए भी ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती अगर इंडिया गठबंधन में वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होकर सामने आती। लेकिन मायावती जी ने इसकी अहमियत समझी और वो तैयार भी हुई और इस बात के लिए 9 मार्च की तारीख तय हो गई। लेकिन एक बार फिर ऐसा हुआ कि इंडिया गठबंधन में किसी एक विषय पर फैसला लेना कोई आसान काम नहीं है और सोनिया गांधी जो सोचती हैं वही पूरी कांग्रेस सोचे, ऐसा भी नहीं है। सोनिया गांधी, पूरी कांग्रेस जो बात सोचे वही आम आदमी पार्टी भी सोचे,
तृणमूल कांग्रेस भी सोचे, बाकी घटक दल भी सोचे, ऐसा भी नहीं है। ये एक बार फिर साबित हुआ है। सोनिया गांधी जी की तरफ से ये पहल हुई, मायावती जी को इंडिया गठबंधन में आने का न्योता मिला, एक पूरी योजना बनी, एक पूरी बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बनाने में, संपर्क बनाने में और आपसी सहमति तैयार करने में सोनिया गांधी जी शायद सफल नहीं हो सकी। और इसलिए जब उनका कॉल आता है मायावती जी के पास कि आप आइए इंडिया गठबंधन में, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर फैसला हम चुनाव के बाद करेंगे और आप ही के पक्ष में हम खड़े होंगे, लेकिन इस बात पर मायावती जी बिदक जाती हैं, भड़क जाती हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालती हैं। अब इसको थोड़ा सा सोचिए कि प्रधानमंत्री पद का फैसला अगर चुनाव के बाद ही होना है तो मायावती जी सिर्फ इंडिया गठबंधन के एक घटक दल के रूप में क्यों शामिल हों? अगर प्रधानमंत्री के तौर पर मायावती जी का नाम लिया जाता, एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उनको एक्सेप्ट किया जाता, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता और चेहरा के तौर पर उनको सामने लाया जाता, तो राष्ट्रीय स्तर पर मायावती जी का समर्थक वर्ग इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होता। तब एक परिदृश्य अलग था और इसके लिए मायावती जी तैयार हो रही थी। लेकिन जब उनकी हैसियत वैसे ही बाकी घटक दलों की तरह होती जैसे दूसरे की है, तो ये मायावती जी इस शर्त पर बात ही नहीं कर रही थी। वो तैयार ही इसलिए हुई थी कि मायावती जी के नाम पर पूरा इंडिया गठबंधन एक हो, उनको प्रधानमंत्री का भीतर भी एक खेमा ऐसा है जो ये मानता है कि कांग्रेस को किसी और को प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाना चाहिए, अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, घटक दलों का नेतृत्व करना चाहिए और प्रधानमंत्री पद पर कोई कांग्रेसी ही आए, ऐसा सोचने वाले लोगों की संख्या बड़ी है। ऐसे लोगों ने भी इस प्रस्ताव को बहुत तहे दिल से स्वीकार नहीं किया और इन लोगों को तब बहुत बड़ा समर्थन मिल गया जब अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने भी मायावती जी के नाम पर सहमति बनाने को लेकर फैसला टाल दिया। हम ये नहीं कह सकते कि मायावती जी के नाम का उन्होंने विरोध किया, किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन फैसले को टालने का मतलब ही था कि जो पूरे प्रयास हुए हैं उस पर मट्ठा डाल देना, उस पर पानी फेर देना, और ये काम हुआ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मायावती जी के साथ धोखा हुआ है। अब इस पूरी कहानी के बाद अगर हम आपको ये दिखाएं कि मायावती के साथ क्या धोखा हुआ, तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि हाँ, मायावती जी के साथ धोखा हुआ। हम ये बात इसलिए भी कह रहे हैं, देखिए इस बार परिदृश्य थोड़ा अलग था। ऐसा नहीं था कि मायावती जी सामने आकर के ये कह रही हो कि हम गठबंधन में नहीं रहेंगे, हम गठबंधन में रहना नहीं चाहते, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिख रहा है, लेकिन जो दिख रहा है वो प्रतिक्रिया है और उन घटनाओं की प्रतिक्रिया है जो मायावती जी को विश्वास में लेने के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही थी पर्दे के पीछे। और ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो रहा था, उनके बीच बातचीत नहीं चल रही थी, बिल्कुल बातचीत चल रही थी। और जो खबर सामने आ रही थी कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में आएंगी, वो बिल्कुल सही खबर थी, इसमें रत्ती भर भी गलत खबर नहीं थी। लेकिन ये खबर इंडिया गठबंधन में सहमति नहीं बन पाने के कारण ये खबर गलत हो गई है। अचानक से खबर गलत होने का मतलब, मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन में जाती तो खबर सही थी, अगर नहीं जा रही है तो खबर गलत है। तो ये जो बात गलत हुई है, इसके लिए इंडिया गठबंधन में आम सहमति का नहीं होना जिम्मेदार है, मायावती जी कतई जिम्मेदार नहीं है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मायावती जी के साथ धोखा हुआ है, मायावती जी ने किसी की पीठ पर छुरा नहीं भोंका है, ये बात हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं। इसके बाद अगर हम ये देखें कि प्रधानमंत्री बनाने के सवाल पर एक मन एक नहीं हुआ, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए इससे पहले भी पीएम पद को लेकर के बात की जाती रही है, लेकिन एक बात ये साफ करना बहुत जरूरी है
कि अखिलेश यादव की तरफ से ऐसा नहीं हुआ कि वो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने नहीं देना चाहते। अखिलेश यादव जी चाह रहे थे कि मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि अखिलेश यादव जी के तरफ से भी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि जो मायावती जी के विरोध में जाती हो। यहाँ पर मायावती जी ने ही अखिलेश यादव जी के लिए एक ऐसी शर्त रख दी जिससे कि अखिलेश यादव जी को मानना थोड़ा मुश्किल हुआ। वो ये शर्त ये थी कि दरअसल एक परसेप्शन का सवाल है। मायावती जी ने जब समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा था तो उन्होंने ये कहते हुए छोड़ा था कि हमारा वोट तो समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट हमें ट्रांसफर नहीं होता है। इसी सिद्धांत पर जोर देने के लिए मायावती जी ने कहा कि अखिलेश यादव जी को दलित बहुल इलाके में आकर चुनाव लड़ना चाहिए और हम गारंटी लेते हैं कि हम उनको जिताएंगे। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के जमीर को नागवार गुजरी और उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और एक स्वाभाविक भी है। इसमें अखिलेश यादव जी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। ये थोड़ा सख्त फैसला भी था मायावती जी का। लेकिन हाँ, अगर कोर्डियली सोचते, अगर सहानुभूति पूर्वक सोचते तो अखिलेश यादव जी भी कह सकते थे कि मायावती जी को भी हमारा निमंत्रण है कि वो भी आए और ओबीसी बहुल इलाके में चुनाव लड़े और हम उनको जिताने की गारंटी लेते हैं। दोनों अगर एक दूसरे को जिताने की गारंटी लेते तो दलित और ओबीसी के बीच समन्वय का एक नया समीकरण तैयार होता जो बहुत मजबूत होता, सामाजिक आधार इससे मजबूत होता। लेकिन यहां तक बात तब तो पहुंचती जब प्रधानमंत्री पद के लिए उसी तरीके से अखिलेश यादव तैयार हो चुके थे। अखिलेश यादव जी को कोई दिक्कत नहीं थी कि मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण खबर है। तो इस हर एक बात को स्पष्ट करते हुए हम आपके पास चल रहे हैं। और ये जो खबर आई कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से, अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से पीएम पर फैसला टाला, उसके कारण स्पष्ट हैं। देखिए, ममता बनर्जी जी को इस बात में कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर कौन प्रधानमंत्री बनता है, किसको हम सपोर्ट करें। उनकी प्राथमिकता पश्चिम बंगाल है और वहां वो जीत के लिए रणनीति बना रही हैं। वहां के लिए मायावती जी और अखिलेश यादव जी या ऐसे फैक्टर्स ममता बनर्जी के लिए छोटे फैक्टर हैं। अरविंद केजरीवाल ये राजनीतिक रूप से कबूल नहीं करना चाहते कि मायावती जी के इंडिया गठबंधन में आने से ये केवल कांग्रेस और मायावती आपस में तय कर लें, तो हम केवल उनकी हाँ में हाँ लगाने के लिए क्यों हैं, हमारे से भी बात होनी चाहिए। इस तरह के कुछ ईगोज इकट्ठा हुए और इसने मायावती जी को प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार करने का जो एक गोल्डन अवसर था, जो राष्ट्रीय स्तर पर 1-on-1 एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार देने का जो अप्रतिम अवसर पैदा हो रहा था, अधिक से अधिक संख्या में, हम नहीं कहते, कुछ अपवाद तो होते ही, जैसे बंगाल और पंजाब अपवाद बन चुका है, तो वैसे उस संभावना को नकार दिया गया है। मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है वो वास्तव में एक प्रतिक्रिया है। अब हम बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमारे पास भी जमा हो गई हैं। मैं चाहता हूं कि उन प्रतिक्रियाओं को लूं। आई.एस. पटेल जी लिख रहे हैं, आज नहीं तो कल ही सही, राजनीति में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं। हाँ, ये बात सही है। बढ़ा चढ़ा करके बातें नहीं की जानी चाहिए और जो तथ्य है उसको ही सामने रखना चाहिए। ये हर घटना कुछ न कुछ सबक देती है। डार्क आवर्स लिखते हैं, राजस्थान के पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया अपने 32 नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये घटनाएं होती रहेंगी। डार्क आवर्स जी, हरियाणा में भी खबर है कि बीजेपी के सांसद हिसार से बृजेंद्र सिंह बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं, वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। मुकेश कुमार जी कहते हैं, गुड रिपोर्टिंग, गुड न्यूज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये डार्क न्यूज कहते हैं, ये तो होना ही था प्रेम जी, मायावती को पीएम बनाना इतना आसान थोड़ी था।
जिसका एक भी सांसद जीतने की उम्मीद नहीं है। हर किसी को अपनी राजनीति प्यारी लगती है, पहले खुद के फायदे बाद में देश का। ये आपकी भावना है, इस भावना को कोई खारिज नहीं कर सकता। विपिन शर्मा जी लिखते हैं, इंडिया इस बार बीजेपी एंड मोडानी का बैंड बजा देगा एंड होप जितने भी गद्दार हैं सब जेल में होंगे। ये विपिन शर्मा जी लिख रहे हैं। रविंद्र कुमार लिख रहे हैं, मायावती इज ए पेड एजेंट ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टी, शी इज नो मोर क्रेडिबल पॉलिटिशियन। ये रविंद्र कुमार जी का कहना है। मुकेश कुमार कहते हैं, प्रेम जी सब जुमले हैं, ये अपनी मिथ्स खराब कर रहे हैं और जनता भी जगना नहीं चाहती। ऐसा ही शायद मैंने सही पढ़ा हो मुकेश कुमार जी की बातों को। आगे अशोक सक्सेना लिखते हैं, मायावती का प्रस्ताव दमदार है, अखिलेश को मान जाना चाहिए। राहुल जी के आजू बाजू मोदी की पैरोल पर छोड़े हुए लोग जो नहीं चाहते हैं इंडिया गठबंधन मजबूत होकर लड़े, मोदी को टक्कर दे सके, राहुल अखिलेश की गलती है। अशोक सक्सेना जी बहुत सही फरमा रहे हैं, मैं भी इसी मत का हूं। और सुभाष चंद्र रथ जी कहते हैं, अत्यंत मधुर बात। ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। रविंद्र कुमार जी ने कहा है कि मायावती इज नो मोर क्रेडिबल, प्लीज स्टॉप प्रेजिंग हर, शी हैज बिट्रेड हर सपोर्टर्स। देखिए रविंद्र कुमार जी, प्रशंसा जरूरत से ज्यादा या गलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी जो घटना घटी है उसमें मायावती जी को मनाया गया था कि हम प्रधानमंत्री आपको बना रहे हैं, आपको प्रधानमंत्री का चेहरा बना रहे हैं, और मायावती जी इस बात के लिए तैयार हुई। तो अंतिम समय में बात से कौन पीछे हटा? मायावती तो पीछे नहीं हटी। तो ये बात कहना मायावती का प्रेज करना नहीं है, ये तथ्य और तो इंडिया गठबंधन साइड से हुई कि उन्होंने एक प्रस्ताव लेकर के बातचीत की और उस प्रस्ताव पर वो स्वयं बने नहीं रह सके। कृष्ण कुमार जी कहते हैं, प्रेम जी, हाउ मायावती कैन बी प्रोजेक्टेड पीएम कैंडिडेट, दिस इज नो धोखा विथ मायावती, इट सीम्स शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन सेविंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। देखिए कृष्ण कुमार जी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की प्रायोरिटी जितनी आप समझते हैं, जितनी दूसरे सबके लिए अलग अलग है, इस प्रायोरिटी का प्रोपोर्शन, प्रतिशत और भावनात्मक लगाव सबके लिए अलग अलग है। जितना आप समझते हैं उतना ही दूसरा समझे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन मायावती जी को ऑफर दिया गया था, इसके बाद वो जुड़ी थी, एक मुकम्मल बातचीत हुई थी। तो अब क्यों हुई थी ये भी समझना होगा। ये बात सही है कि मायावती जी के पास आज 10 सांसद हैं, वो भी साथ छोड़ चुके हैं, अकेले लड़े तो शायद एक भी न जीत पाए, ये भी सच है। लेकिन ये भी सच है कि मायावती जी के साथ एक खास वोट बैंक रहा है, जो घटते घटते भी उत्तर प्रदेश में 12-13% के स्तर पर है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी यह 6% के करीब या थोड़ा कम बनता है ये वोट बैंक। तो इसको अगर जोड़ा जाता तो एक नया रिजल्टेंट मिलता, दलित, मुस्लिम, ओबीसी तमाम वर्ग जो एकजुट होते तो आवाज मजबूत होती। नहीं तो क्यों पूछा जाता, मायावती जी को साथ लेने की कोशिश ही क्यों होती अगर उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। इसी तरीके से हम और भी प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं। घनश्याम भाई राम कह रहे हैं कि मायावती, ममता, नीतीश ये तीनों मौका परस्त, मतलबी और बीजेपी के लिए कैसे फायदा होता है, उसी तरह से इन तीनों नेता राजनीति करते हैं, उन्हें आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, खड्डस स्वभाव के हैं। ये एक धारणा हो सकती है, लेकिन इन तीनों नेताओं का अपने अपने आधार बेस में जबरदस्त पकड़ है और उनका एक विश्वास भी है लोगों के बीच में। वो यकीन भी दिलाते हैं अपने समर्थक वर्ग को और उन पर जनता यकीन भी करती है, इसे मत भूलिए। इसलिए उनके विरोधी क्या कहते हैं, आप उनके समर्थक नहीं है इसलिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मायावती, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के समर्थक ऐसा नहीं सोचते जैसा आप सोच रहे हैं। कृष्ण कुमार जी कहते हैं, मायावती कैनॉट बी क्वीन ऑफ इंडिया, इंडिया अलायंस can lose votes if Mayawati is projected PM candidate, we want only Rahul Gandhi।
तो कृष्ण कुमार जी, जो आपकी ये भावना है, ऐसी भावना रखने वाले बहुत सारे लोग कांग्रेस में भी हैं और उन लोगों ने विरोध किया मायावती जी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाने का। तो सोनिया गांधी शायद अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना नहीं समझ पाई कि उन्होंने ये प्रपोजल रखा और बात इतनी आगे बढ़ी। राज बहादुर यादव जी कह रहे हैं, प्रेम जी, इंडिया अलायंस में मायावती जी के न आने से SC ST का कितना भला होगा? देखिए, SC ST का भला नहीं होगा, आपका प्रश्न में ही उत्तर है। क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन में आती मायावती जी, तो ये इंडिया गठबंधन मजबूत होता और SC ST की आवाज भी मजबूत होती, इनके सांसदों के पहुंचने की संख्या भी इंडिया के खेमे से मजबूत होती। जो रिजर्व कैटेगरी है उससे तो आते ही, हो सकता था कि जनरल कैटेगरी से भी, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने टिकट दिया है दिल्ली में, और भी ऐसे उदाहरण बनते कि जनरल टिकट से भी SC ST को टिकट दिए जाते। घनश्याम भाई राम कहते हैं, मायावती को प्रधानमंत्री क्यों घोषित किया जाए, क्या यह सीट रिजर्व है? घनश्याम जी, रिजर्व सीट पर ही क्यों उनके लिए टिकट दिया जाए, ये वही बात हो गई। इसको थोड़ा सा माइंड नहीं कीजिए, लेकिन सोचिएगा कि जब हम बस में चढ़ते हैं और महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होती है, तो महिला को क्या हम अनरिजर्व्ड सीट पर बैठने न दें और कहें कि आपकी जो सीट रिजर्व है वहीं पर बैठिए? तब तो ये रिजर्वेशन महिलाओं के खिलाफ हो जाएगा ना, कि रिजर्वेशन सुविधा के लिए होता है कि महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाए, तो हम बस में उनको बैठने के लिए जगह सुरक्षित कर देते हैं और कहें कि आपको बाकी सीटों पर बैठने ही नहीं देंगे। तब महिलाएं तो कहेंगी, नहीं मत दो हमको रिजर्वेशन, हमें जहां मन होगा हम भी बैठेंगे बराबरी के साथ। तब तो ये रिजर्वेशन विरोधी बात हो जाती है। इसलिए इस पर फिर से विचार कीजिए, अपनी सोच पर, अपनी बात पर। हेमराज सिंह कहते हैं, सर मायावती जी अपनी जगह ठीक है, बहन जी को इंडिया गठबंधन वाले और स्टेट सीट ही नहीं दे रहे हैं। ये बात सही, और ये हुआ है। आगे देखिए, डार्क आवर्स लिखते हैं, ममता ने अपने 42 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। ऊपर से अधीर रंजन वाली सीट पर यूसुफ पठान को उतारा है। ममता बंगाल को कांग्रेस मुक्त करना चाहती है। निश्चित रूप से एक पार्टी अपने प्रदेश में अधिकतम सीटें जीतना चाहती हैं और अधीर रंजन चौधरी मायावती जी के खिलाफ एक बड़ी आवाज है। तो उस आवाज को रोकने के लिए मायावती जी ने यूसुफ पठान का नाम जो है घोषित किया है। लेकिन ठीक है, चुनाव होता है, जनता का समर्थन जिसके साथ होगा वही जीतेगा। और अगर गठबंधन नहीं हो रहा है, आमने सामने का मुकाबला हो रहा है, तो मुकाबला फेस करना चाहिए। ममता बनर्जी बीजेपी की बी टीम निकली, कांग्रेस को इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस टेंशन नहीं ले। चलिए, अभिषेक मौर्य कह रहे हैं, अगर मायावती नहीं आती हैं तो बीजेपी 65 से ज्यादा सीटें जीतेंगी, और अगर आती हैं तो बीजेपी 40 के नीचे आएगी। अभिषेक मौर्य जी के आकलन को मैं भी इनकार नहीं करता। सुधा यादव लिखते हैं कि मायावती जी के साथ धोखा नहीं हुआ है, उनका कोई स्थायी स्टैंड ही नहीं रहता। जब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जैसा सभी घटक दलों को स्वीकार्य दलित नेता है, तो उसके लिए क्यों परेशान होना जिसका कोई भरोसा ही नहीं। यही बात सुधा यादव जी, आप अगर दलित वर्ग से लोग बोलने लग जाए तो इसका मतलब अलग होगा। क्या दलित वर्ग ऐसा ही सोचता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से मायावती जी से बड़े दलित नेता हैं? और अगर इस रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे की एक्सेप्टेबिलिटी दलित समाज में हो जाए, तो जाहिर बात है कि मायावती जी की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हेमराज सिंह कहते हैं, इंडिया गठबंधन में ही अंदर खाने बीजेपी की सपोर्ट कर रही हैं। ये बात सही है कि बीजेपी के सपोर्टर्स इंडिया गठबंधन के भीतर भी हैं, कांग्रेस के भीतर भी हैं, जो समय समय पर आपको दिखता है। अभी पचौरी जी गए हैं
मध्य प्रदेश में ये लंबे समय से कांग्रेसी रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में गए, कोई सैद्धांतिक और वैचारिक आधार नहीं मिलता, फिर भी गए। इस बारे में दिग्विजय सिंह ने बातें साफ भी रखी हैं, मैं फिर कभी बोलूंगा, इसका उत्तर देने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। घनश्याम भाई राम कहते हैं, प्रेम कुमार जी आपको मायावती से इतना लगाव क्यों है? उसने मोदी के 10 साल में अपने विरोध पक्ष के नेताओं की जो जिम्मेदारी है उसमें से कौन सी निभाई है, वो भी तो देखिए। अब बिल्कुल जेन्युइन सवाल है आपका, बिल्कुल जेन्युइन सवाल है कि विपक्ष के तौर पर जो जिम्मेदारी मायावती जी से एक्सपेक्ट की जा रही थी वो देखने को नहीं मिली। ये बात आप सच कह रहे हैं। नितिन यादव लिख रहे हैं कि तथ्य और गप में फर्क होता है प्रेम जी। हाँ बिल्कुल फर्क होता है, तथ्य में और गप में बिल्कुल फर्क होता है। और हम ये कसौटी पर है, जनता की कसौटी पर है कि हम गप कर रहे हैं या तथ्य पर बात कर रहे हैं। लक्ष्मी शंकर नारायणन कह रहे हैं, व्हाट वाज मायावती डन टू अनाउंस हर एज पीएम कैंडिडेट? कि मायावती जी ने अपने आप को पीएम कैंडिडेट के रूप में घोषित करने के लिए किया क्या है? AI along she has remained silent, never criticized Modi. India alliance would have lost credibility. She will soon lose her vote base. ये बात कर रहे हैं, मजबूत बात कर रहे हैं और तार्किक बात कर रहे हैं लक्ष्मी जी के इंडिया अलायंस की क्रेडिबिलिटी जो है वो खतरे में पड़ सकती थी, वो खो सकता था, और मायावती जी की क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि मायावती जी ने कभी नरेंद्र मोदी जी की आलोचना नहीं की, निंदा नहीं की, यानी वो साहस नहीं दिखाया, वो हिम्मत नहीं दिखाई। ये सवाल जरूर उठा रहे और इस सवाल को छिपाया या बचाया नहीं जा सकता, ये सवाल हैं और जेन्युइन सवाल हैं। लेकिन गठबंधन की जो सियासत चल रही थी उसके जो तथ्य सामने आए हैं, अगर आपकी ये बात सही है, अगर क्या सही है, बिल्कुल सही है, तब भी अगर मायावती जी से पर्दे के पीछे बात की जा रही थी, उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, इसका मतलब है कि मायावती जी की आवश्यकता और प्रासंगिकता बनी हुई है, तभी तो बात की जा रही थी और बातचीत टूटी है। किरण जी कह रहे हैं कि मायावती को पीएम का प्रस्ताव किसने दिया था, किस सूत्रों ने आपको बताया भाई? ये आप जरूर कह सकते हैं कि इसका प्रस्ताव किसने दिया था। जब दोनों में से कोई पक्ष सामने आकर इस बात की पुष्टि, माना जाएगा कि ये खबर नहीं है। आप अपनी जगह सैद्धांतिक तौर पर सही हैं, लेकिन राजनीति में कई बातें ऐसी होती हैं जो कि बोल कर नहीं होती हैं, जब पूरी बात हो जाती है तब वो सामने आता है। आप याद कीजिए, नीतीश कुमार जिस दिन इंडिया गठबंधन छोड़ रहे थे और बीजेपी में जा रहे थे, उस दिन से एक दिन पहले शाम वाली डिबेट में विभिन्न चैनलों में मैं भी हिस्सा हुआ करता था, आरजेडी जेडीयू के प्रवक्ता भी होते थे, और वो लोग बोलते थे कि नहीं, नीतीश कुमार तो अभी भी इंडिया गठबंधन में हैं। कौन बोलता है कि इंडिया गठबंधन में नहीं है? तो क्या वो बातें अगले ही दिन कुछ घंटों में सच नहीं हुई? तो इसीलिए ये बात अगर सच हो जाती तब आप कहते हैं कि नहीं सच है, सच नहीं होती है तो आप कहते हैं कि गॉसिप है। ये बहुत बड़ा फर्क होता है। राजनीति में ये चीजें आम हो गई हैं, इसको समझना पड़ेगा। मायावती शुड नॉट बी पार्ट ऑफ इंडिया गठबंधन। मायावती को इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, किरण सनवन कह रहे हैं। इसके अलावा गौतम चौहान जी कह रहे हैं, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं, तो 2 सीटों का ऑफर है। हनुमान बेनीवाल जी निश्चित रूप से फायदेमंद रहेंगे, और ज्योति मिर्धा को हराने के लिए भी ये जरूरी है कि एक मजबूत घेराबंदी कांग्रेस करे, तो ये संभव है। हेमराज सिंह लिख रहे हैं कि बीएसपी इंडिया लेवल की पार्टी है, अगर बीएसपी को इंडिया लेवल पर सीट नहीं मिलेगी तो उसके राष्ट्रीय दल का दर्जा छिन जाएगा। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने के लिए लोकसभा चुनाव एक उत्तम समय होता है, और विधानसभा में भी चुनाव में भी कुछ राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है। फराज सकीब कह रहे हैं, सर बंगाल में इंडिया गठबंधन समाप्त हो चुका है, 42 सीटों पर आज टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो ये निश्चित रूप से जब वहां
समझौता नहीं हुआ, सीट शेयरिंग नहीं हुई, तो बंगाल में इंडिया गठबंधन टीएमसी के संदर्भ में जरूर खत्म हो चुका है, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस तो बने हुए हैं। इसलिए ये वाक्य सही नहीं है कि बंगाल में इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है। हाँ, इंडिया गठबंधन की तृणमूल कांग्रेस से बात नहीं बनी है, ये है, लेकिन ममता बनर्जी कहती रही कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, तो इसका मतलब है कि पोस्ट इलेक्शन वो इंडिया गठबंधन के साथ बने रहने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। मायावती ने नहीं कहा, मायावती के नहीं आने से इंडिया गठबंधन ज्यादा मजबूत होगा, ये सोच है। इस विश्लेषण के साथ हम रह सकते हैं कि मायावती जी का जो क्रेडिबिलिटी फैक्टर है और इनको नहीं लेने से क्या इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। इसी संदर्भ में हम ये सवाल अक्सर उठाते हैं कि क्या नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़ देने से इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं हुआ है। दोनों सवाल मिलते जुलते हैं और आपके सवाल में दम है, वो उसकी भी समीक्षा होगी, वो भी बात सही है। लेकिन अभी जो बात हुई है, जो घटना घटी है, वो हम कह रहे हैं कि मायावती जी को एक ऑफर दिया गया और उस ऑफर से इंडिया गठबंधन स्वयं पीछे हटा है। इसीलिए मैंने मायावती जी के साथ धोखा हुआ है, इस हेडलाइन के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। मेरा मकसद किसी को समर्थन देना या किसी का विरोध करना नहीं है, कम से कम अभी जो हम बात कर रहे हैं उस विषय पर। मनोज बांबू जी कह रहे हैं क्या प्रेम जी बंगाल में गठबंधन नहीं होगा, लेफ्ट के साथ तो हो ही चुका है, होगा, लेकिन अब क्या है, अपर हैंड टीएमसी के पास है। अब वो जो जिन सीटों पर छोड़ेंगी उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस को अब कंपेल किया जा रहा है कि भाई हम देरी नहीं कर सकते, टीएमसी ने स्पष्ट कर दिया हम देरी नहीं कर सकते, आप लोग निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं, हमने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। अब अगर आपको हमारी तरफ से ये ऑफर है, इतनी सीटों पर लेना है, तो आप अपने उम्मीदवार बताइए, हम अपने उम्मीदवार वापस भी ले सकते हैं। ये गुंजाइश बनी हुई है। इस किस्म से अब बात होगी, अब मांगने वाले अंदाज में बात नहीं होगी। ये आक्रामक राजनीति ममता बनर्जी ने दिखलाई है। घनश्याम भाई राम कहते हैं प्रेम कुमार जी किसी का कोई समर्थक नहीं होता है, देश का वर्तमान समय में क्या जरूरत है उसके ऊपर हम अपने कमेंट रखते हैं, हमें उससे क्या लेना देना है कि हम आप पर आरोप जड़ देते हो कि आप उसके समर्थक नहीं हो। हाँ, देखिए बोलने में अगर हो गया तो हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन वाकई आप जो भी प्रतिक्रिया देखते हैं वो अपने विचार रखते हैं, और विचार रखने में, देखिए विचार रखने में भी हम कहीं ना कहीं एक समर्थन ले लेते हैं, एक लाइन तो रखते हैं, विचार किसी के समर्थन में होते हैं, ऐसा होता है, लेकिन हम उसके समर्थक कह दिए जाएं ये उचित बात नहीं है। हम आपसे सहमत हैं। नरेश कुमार जी लिखते हैं बीजेपी को हराना है तो मायावती जी को पीएम का चेहरा बनाना बहुत जरूरी है, ये भी एक सोच है। नरेश कुमार जी मजबूती से रख रहे हैं। कृष्ण कुमार जी लिखते हैं कि प्रेम जी यू एंड प्रोफेसर रविकांत आर बिग सपोर्टर्स ऑफ मायावती, नाउ मायावती विल लूज हर कंस्टिट्यूएंसी। कृष्ण कुमार जी थोड़ा समझने में दिक्कत है आपको कि प्रोफेसर रविकांत जी को भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, हमारी अक्सर बात होती रहती है, वो भी मायावती जी के वैसे समर्थक नहीं है। वो राजनीति और परिस्थिति जन्य जो स्थितियां होती हैं उसके हिसाब से प्रतिक्रिया देते हैं। वो कोई आपको प्रोफेसर रविकांत जी भी ऐसा भी नहीं है कि अखिलेश यादव जी के सपोर्टर हैं, नहीं, लेकिन दलित चिंतन में, ओबीसी और दलित और पिछड़े वर्ग के चिंतन में प्रोफेसर रविकांत जी का एक अच्छी पकड़ है, इसलिए हम उनको सुनते हैं। मायावती जी भी नीतीश जैसा ही करती, ये भी एक क्वेश्चन है कि उनके ऊपर अक्सर ये लगता है कि वो रहेंगी कि नहीं रहेंगी। इसके लिख रहे हैं बिल्कुल बेकार एनालिसिस, बस करो। हु इज मायावती, कोई देखा नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ यू। चलिए मैं अपनी बात रख रहा हूं, आपको निराशा हो रही है। मैं अब्दुल हमीद जी को पढ़ता हूं आगे। जो कैंडिडेट मोदी के अपोजिट लड़े और जीते उसे पीएम कैंडिडेट होना चाहिए। ये भी एक अच्छा पैमाना है कि जो प्रधानमंत्री को हराए वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो। निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री को हराएंगे वो उम्मीदवार, उनका कद अपने आप में ही बढ़ जाता है, ये बात सही है। और संजीव गौतम जी लिख रहे हैं कि सर अभी कुछ उम्मीद है क्या
कि मायावती जी इंडिया अलायंस में जुड़ सकती हैं। ऐसे देखिए बड़ी बात तो खत्म हो चुकी है, इसलिए फिर से कोई उम्मीद जगे, इसके लिए कोई आधार होना चाहिए, तभी हम उम्मीद की बात कर सकते हैं। इसके कहते हैं शेमफुल एनालिसिस, महा घोंचू, सारा कुछ लिख रहे हैं आप। आई.एस. पटेल लिख रहे हैं बगैर गठबंधन के चुनाव लड़कर मायावती अपने वोट बैंक का कौन सा भला कर पाएंगी, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसी राजनीति से इंडिया गठबंधन कभी भी बीजेपी को सत्ता से नहीं हटा पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं प्रेम जी। राधे सिंह ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। मायावती जी सीरियस नेता हो तो नॉर्थ इंडिया में बीजेपी एंड कांग्रेस कभी अपना पैर जमा पाते कभी नहीं। मायावती जी को बहुत मौका मिला, वो अपने आप को मजबूत कर सकती थी, पार्टी को मजबूत कर सकती थी, लेकिन बीते समय में उन्होंने अपने आप को विपक्ष के तौर पर जो दिखाना चाहिए था जज्बा नहीं दिखलाया। सड़क पर वो कभी उतरी नहीं, सड़क पर आंदोलन में उनका यकीन नहीं रहा। ये बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं जो मायावती जी के सियासत से जुड़ी हुई है, जो उनके आगे नहीं बढ़ने के पीछे वजह है। किरण सोनवन जी कह रहे हैं मायावती ने कांग्रेस को शपथ सांपनाथ कहा था और बीजेपी को नागनाथ कहा था, लेकिन बीजेपी के साथ सरकार बनाती। प्रेम कुमार जी इसके बारे में कुछ बताओ। लेकिन नागनाथ और सांपनाथ उनकी आइडियोलॉजिकल लाइन है, कांशीराम जी के समय से है, और उनका ये स्पष्ट कहना है कि बहुजन समाज की सियासत में अगर किसी का साथ लेना पड़े या किसी का साथ छोड़ना पड़े तो वो हम करते रहेंगे, लेकिन हमारी प्रायोरिटी बहुजन समाज की सियासत है। इसलिए वो सांपनाथ को पकड़े कि नागनाथ को पकड़े, ये उनका फैसला है। वो अपने लिए इस एकाधिकार को सुरक्षित मानते हैं कि हम फैसला लेंगे। एसके जी लिख रहे हैं कौन है मायावती, घमंडी औरत हु वाज नेवर कंसिस्टेंट, महा गप्पेबाज। देखिए ये आपकी धारणा हो सकती है, लेकिन मायावती के लिए रेस्पेक्ट, ये बात जो आप कह रहे हैं ना, ये मैंने पहले भी कहा एक प्रश्न के उत्तर में कि अगर दलित समाज से यही बात उठे कि मायावती जी घमंडी औरत है वगैरह वगैरह, तब एक अलग बात होगी, लेकिन कोई दलित इस तरीके से प्रतिक्रिया नहीं देता। इसलिए हम आपकी बात को बस आपकी विचार मान करके छोड़ देते हैं। मनोज भांबू जी कहते हैं कि अगर मायावती नहीं आती हैं तभी सपा व कांग्रेस यूपी में 30+ सीटें जीतेंगी। मनोज भांबू जी सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मायावती जी नहीं है तो इंडिया गठबंधन की ताकत नहीं है। इंडिया गठबंधन ने एक मजबूत आधार बेस बनाया है। बाइपोलर इलेक्शन है, हम पहले भी अपने विश्लेषण में करते रहे हैं कि बाइपोलर इलेक्शन में मायावती जी के लिए इधर या जी का ही होने वाला है, उनको ही होगा। इंडिया गठबंधन को थोड़ा फायदा जरूर होता, उस फायदे से वो महरूम रह सकते हैं, लेकिन एक नया जनाधार, एक नया वोट बैंक ये जुड़ सकता है। मायावती जी का वोट बैंक बटेगा और ज्यादा बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन के हक में आएगा। ये सच्चाई है, ये विश्लेषण है, तो ये दिखेगा। ये हाशिर अहमद जी कह रहे हैं आपको नहीं लगता कि बंगाल में मुस्लिम वोट डिवाइड होगा? मुस्लिम वोट क्यों डिवाइड होगा बंगाल में? वो डिवाइड इस रूप में होगा कि जिस इलाके में लेफ्ट और कांग्रेस कुछ करने की स्थिति में होंगे वहां पर मुस्लिम वोट उनके साथ इकट्ठा होंगे, लेकिन एज ए होल देखा जाए तो ममता बनर्जी के साथ मुस्लिम वोट इंटैक्ट है और वो इंटैक्ट रहेगा। उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा, इसी का तो वो फायदा उठा रही कि वो कांग्रेस को हावी होने नहीं दिया, उन्होंने इंडिया को हावी होने नहीं दिया। हेमराज सिंह कह रहे हैं कि और सर मुझे लगता है कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में जरूर शामिल होंगी। देखिए ये आशावाद है, ये आशावाद है, ये उस तरह की बात है कि राजनीति में किसी बात को नकारा नहीं जा सकता। देवेंद्र नाथ कह रहे हैं मायावती जी को गृह मंत्रालय दिया जा सकता है, इसमें वो परफेक्ट हैं। 4 बार की मुख्यमंत्री रहने वाली मायावती जी, वित्त मंत्रालय में ऐसा कोई काम नहीं दिखा जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिला हो। आगे केशव जी लिख रहे हैं कि प्रेम कुमार सर इंडिया गठबंधन में बीजेपी के स्लीपर सेल मौजूद हैं, एसपी के रामगोपाल यादव, कांग्रेस के कमलनाथ और केजरीवाल इसके एग्जाम्पल हैं। स्लीपर सेल बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन नाम को लेकर के बहुत बातें और भी नाम जुड़ सकते हैं इसमें। प्रेम वर्मा जी लिख रहे हैं अगर ओपनली डिक्लेयर किया जाता मायावती जी को बहुत बढ़िया होता।
ये भी एक राय है, और इसी वजह से कुछ तो कोशिश हो रही थी, इसीलिए तो कि इसका फायदा मिलेगा। वृषभ खोबरे जी कह रहे हैं, मुझे लगता है बीजेपी 75 तक चली जाएगी उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस के नेता एक एक करके छोड़ रहे हैं, बहुत निराशा का माहौल है, कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हैं। देखिए वृषभ खोबरे जी, ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। भी भारतीय जनता पार्टी एक कैंपेन के तहत ये निराशा का भाव पैदा कर रही है। वो संसाधन युक्त पार्टी है। कांग्रेस को विभिन्न स्टेट में कहीं से अध्यक्ष तोड़ रही है, कहीं से कार्यकारी अध्यक्ष, कहीं से सांसद, और ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस में निराशा है। तो ये निराशा, इसको अगर दूसरे रूप में देखें तो आप देखिए, जैसे हरियाणा में आज ही एक सांसद भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। देखिए विपक्ष से अगर विपक्ष में आए कोई सत्ता पक्ष का सांसद अगर एक आता है तो विपक्ष के 10 सांसद के वो बराबर है जो सत्ता पक्ष में जाता है। इस नजरिए से आप देखेंगे तो निराशा का माहौल बिल्कुल नहीं लगेगा। उड़ीसा को देखिए, तेलंगाना को देखिए, आंध्र प्रदेश को देखिए, इन सब जगहों से उदाहरण मिल रहे हैं जो कि बीजेपी, इवन राजस्थान में भी यह उदाहरण है कि बीजेपी छोड़कर लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। एसके लिख रहे हैं, आप बड़ा चढ़ाकर के तो आप बोल रहे हो। चलिए, हो सकता है, देखिए कोई एब्सोल्यूट थोड़ी होता है। हम बात करते हैं, बातों को रखते हैं, तथ्यों को रखते हैं, थोड़ा एम्फेसाइज्ड करते हैं, स्ट्रेस देते हैं बातों को बोलने के लिए, तो वो उसमें लग सकता है कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के, लेकिन तथ्य के आसपास रहते हुए अगर हम बात करें तो वो दोष फिर ढक जाता है, ढक जाना चाहिए। राजस्थान व हरियाणा में कांग्रेस की आंधी चल रही है प्रेम जी। कांग्रेस 2024 में सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा को तो बिल्कुल दिख रहा है मनोज भांबू जी, मैं दिल्ली एनसीआर से हरियाणा को देख रहा हूं, और हरियाणा में वाकई बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। और राजस्थान में आप लगातार अपडेट देते रहते हैं, हमें यकीन है कि राजस्थान में भी चीजें उसी तरीके से दिख रही हैं। सुधा यादव कह रहे हैं कि क्या किसी को पीएम पद का ऑफर ही इंडिया में शामिल होने का पैरामीटर है? बहन जी, 3 बार बीजेपी के सहयोग से उत्तर प्रदेश के सीएम बनने के कारण एहसानों से दबी डरी रहती हैं, बीजेपी का कभी डटकर प्रतिरोध नहीं करती। देखिए, आपकी बातों में तर्क में बिल्कुल दम है, लेकिन हम कहते हैं कि राजनीति में परिस्थितियां हमेशा बदलती हैं। क्या आम आदमी पार्टी ने शर्त लगा करके इंडिया गठबंधन ज्वाइन नहीं किया कि हमारे अध्यादेश को समर्थन दो तब हम इंडिया गठबंधन में आएंगे? किया कि नहीं किया? क्या ममता बनर्जी लगातार शर्त नहीं रख रही है? क्या नीतीश कुमार ने शर्त पूरी नहीं होने की वजह से इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ा? तो ये राजनीति का यथार्थ है। इसलिए मायावती जी के लिए भी ये एक शर्त कह सकते हैं, या इस बात को चूंकि माना जा रहा था तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, ऑफर भी कह सकते हैं। राधे सिंह कह रहे हैं कि ऐसी राजनीति से गठबंधन बीजेपी को कभी भी नहीं हरा पाएगा। रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल राजनीति तो जनता के हिसाब से, जनता की आवाज के लिए और एक मजबूत ढंग से करनी होगी, सैद्धांतिक आधार पर करनी होगी, वैचारिक आधार की सियासत तो उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है। गठबंधन तो एक रणनीति होती है, और रणनीति के जवाब में रणनीति होती है। एक ऐसे समय में जब बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के तरीके अपना रही है, वो बीजेडी जैसे स्वाभाविक प्रतिस्पर्धी पार्टी के साथ समझौता करने को तैयार हो जाती है। सत्ता और विपक्ष एकजुट होने को तैयार हो जाता है, इसलिए कि कांग्रेस का मुकाबला किया जा सके। तो वो एक रणनीति होती है। रणनीति एक अलग चीज है, और आप जो कह रहे हैं वो भी एक बहुत जरूरी चीज है। घनश्याम भाई राम कहते हैं कि प्रेम कुमार जी, आपने आज गलत प्रोग्राम किया है कि मायावती के साथ धोखा हुआ है। आप ही बताइए कि क्या धोखा हुआ है? क्या उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? हमेशा उन्होंने ही सभी को धोखा दिया है। देखिए, मैंने पहले भी इस प्रोग्राम को स्पष्ट किया, धोखा वाली बात को, कि इस बार कमिटमेंट मायावती को के लिए हुआ था इंडिया गठबंधन से। ये बातचीत का जो मेन केंद्र बिंदु था वो पीएम उम्मीदवार था, इसीलिए मायावती तैयार हुई थी। और वो तैयार होने के बाद 9 मार्च की तारीख भी तय थी। 9 मार्च की तारीख में एन वक्त पर अगर पीएम उम्मीदवार के ऑफर से अगर पीछे कोई हटा है तो वो इंडिया गठबंधन हटा है। इसलिए मैं आज के दिन अपने आप को बहुत अलग हट करके पेश कर रहा हूं कि मायावती के साथ धोखा हुआ है। आपने कमिट करना ही नहीं चाहिए था अगर आप इसको पूरा नहीं कर सकते थे। अगर कमिट कर रहे हैं और नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो ये आपकी कमजोरी है। अब आप कहेंगे इसके सबूत क्या है? इसके सबूत नहीं मिलते घनश्याम जी। मैंने पहले भी कहा, नीतीश कुमार जी वाले उदाहरण से इसका जवाब दिया है। गुरनाम
चौधरी जी कह रहे हैं, गौरांग चौधरी जी, और मायावती जनता के साथ धोखा कर रही है, उसका क्या सर जी? हाँ बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं जनता के साथ जो एक होना चाहिए कि जनता का फायदा किस में है, कौन सा पॉलिटिकल लाइन ले जिससे कि जनता का फायदा हो। आपका सवाल बिल्कुल, हम जो इस विषय को लेकर आ रहे हैं वो आपको, आपकी तरफ से हम पर एक थप्पड़ है। बिल्कुल, ये जो सवाल है ये एक चांटा है। जो हेडलाइन हमने लिखा है मायावती के साथ धोखा हुआ, तो इसका जवाब यही था जो आपने दिया है कि मायावती जनता के साथ धोखा कर रही है, उसका क्या। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जनता ही प्रायोरिटी में होनी चाहिए। जनता की सियासत कौन कर रहा है ये महत्वपूर्ण है। क्या मायावती जी अगर इंडिया का साथ नहीं देती हैं, इंडिया गठबंधन चुनाव हार जाता है, मान लीजिए, मैं हिपोथेटिकल बात कर रहा हूं, बीजेपी फिर से आ जाती है, तो क्या मायावती जिस डर से आज तक खामोश रही वो डर और मजबूत नहीं हो जाएगा? क्या मायावती जी फिर से क्या उठ करके राजनीति कर पाएंगी? क्या विपक्ष की राजनीति कमजोर नहीं होगी? क्या जनता की आवाज कमजोर नहीं होगी? इस लाइन पर आप गौरांग चौधरी जी बोल रहे हैं, और हम आपके इस कमेंट को बहुत सराहना करते हैं कि आपने उस पहलू को सामने रखा उस डिबेट में, जिस पहलू को मैं दिखा रहा था उसके समांतर का ये सबसे मजबूत पहलू यही है। डार्क आवर्स कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राजस्थान के टीवी चैनल पर यह न्यूज चल रही है। हालांकि कांग्रेस ने हनुमान को ऑफर दिया था। आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी जेडीपी के साथ गठबंधन हो गया है। तो आंध्र प्रदेश वाली बात तो खबर हमें पता है, लेकिन आप बेनीवाल जी वाली खबर जो दे रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम कि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देवेंद्र नाथ जी कह रहे हैं रक्षा मंत्रालय लड़के जी को दे दिया जाए, शिक्षा मंत्रालय अखिलेश जी को दे दिया जाए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं। तो इस तरीके से ये अभी इस मसले को, आपके प्रश्न से ये संदेश जा रहा है कि ये सब विचार करने का वक्त नहीं है। पहले चुनाव लड़िए, जीतिए, तब ये बात तय कीजिए। और यही बात इंडिया गठबंधन में बार बार घूम फिर करके आ रही कि पीएम का पद हम बाद में देखेंगे, पहले संख्या हासिल करेंगे। दैट कह रहे हैं मायावती नॉट रिलायबल, वो भरोसे के लायक नहीं है। बाबूलाल शर्मा कह रहे हैं कांग्रेस बीटीपी से अलायंस करेगी, राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट विनिंग है कांग्रेस के लिए। आगे भाईगढ़ ठाकुर लिख रहे हैं इंडिया गठबंधन अब भी काफी मजबूत है, बस डट के मुकाबला करने की जरूरत है। बीएस अपने मुद्दों पे डट के मुकाबला करना पड़ेगा, बस अपने मुद्दों पे डट के मुकाबला करना पड़ेगा। प्रतिक्रियाओं का अंबार लगा हुआ है, मैंने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं पढ़ी हैं और अब भी मैं प्रतिक्रिया ले रहा हूं और प्रतिक्रियाओं का जवाब देते हुए ये आज का हमारा जो पूरा विश्लेषण चल रहा है वो जारी है। बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों 15 सीटें जीतेगा। बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो एंटी ममता बनर्जी जो वोट्स हैं उसको अपने पास जरूर खींचेगा और इस वजह से रिजल्ट भी आएंगे। मुझे भी एक आशंका लगती थी कि जब ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट होता है, जैसे कि उड़ीसा से आप कंपेयर कीजिए, उड़ीसा में बीजेडी और बीजेपी एक हो जाए तो फायदा कांग्रेस का होगा। उसी तरीके से अगर इंडिया गठबंधन और ममता एक हो जाते तो फायदा बीजेपी का होता। ये ओवरऑल बात मुझे भी समझ में आती है और आप सबको समझ में आती है। तो इस हिसाब से ये एक सही दिशा में ही बढ़ रहा है कि गठबंधन नहीं हो रहा है। बंगाल में कृष्ण कुमार कह रहे हैं हद मायावती ज्वाइंट इंडिया, हैड मायावती ज्वाइंट इंडिया अलायंस शी वुड हैव प्रूव्ड नेक्स्ट नीतीश कुमार। हो सकता था, आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं ये वक्त है, लेकिन ऐसी संभावना तो आशंका तो रहती है। विमलेश कुमार रवि कह रहे हैं बहन जी के बगैर इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं है और ना रहेगी। बहन जी अगर आ जाती है इंडिया गठबंधन महत्वपूर्ण हो जाएगा मोदी को हराने के लिए। ये दो थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, दोनों थॉट प्रोसेस पर लोगों के बीच में अपनी अपनी राय है, लेकिन इन दोनों थॉट प्रोसेस के बीच में एक समन्वय की बात जो होती तभी ये मुमकिन हो पाता। समन्वय नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि दोनों थॉट प्रोसेस अपनी अपनी जगह पर मजबूत हैं कि एक की मायावती जी को साथ लेकर के गठबंधन मजबूत होगा और एक मायावती जी को छोड़कर गठबंधन मजबूत रहेगा। ये दोनों विचार एक साथ चल रहे हैं। नाउ पीएम मस्ट बी रिलायबल, एडुकेटेड एंड काइंड। काइंड कहां से लाएंगे, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। डार्क आवर्स लिखते हैं देवेंद्र नाथ पहले सरकार तो बन जाने दो भाई, तुम तो मंत्रालय ही बांटने लग गए, इतना ख्याली पुलाव अच्छे नहीं होते। ये सारी बातें
गौरांग चौधरी जी कह रहे हैं जो 2009 में उत्तर प्रदेश में हुआ था वही पश्चिम बंगाल में होगा। ममता सीट देती तो कांग्रेस 3-4 पे सिमट जाती। अब कांग्रेस के लिए संभावनाएं बढ़ गई हैं। ये अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की से उम्मीद जगती है और निश्चित रूप से इसके चांसेस होते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं दिखा था। जब पश्चिम बंगाल में हुआ था उस समय लेफ्ट और कांग्रेस को सफलता नहीं मिली थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि स्थिति बदले। मुन्ना खान कह रहे हैं बहन दी टू कुछ लिख रहे थे, अधूरा रह गया। बंगाल के हिंदू वोट्स ममता से नाराज हैं, बीजेपी के साथ जाएंगे इस बार। देखिए इस तरीके से नहीं कर सकते कि हिंदू वोट्स नाराज है। बंगाल में सबसे ज्यादा हिंदू वोट्स ममता बनर्जी को ही मिलते हैं। बंगाल का जो भद्रलोक है वो ममता बनर्जी के साथ पहले भी था, इस बार थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी घुसपैठ बीजेपी की होती दिख रही है। डार्क आवर्स कह रहे हैं सपने सजाए बैठे हैं, सुहाग रात के दुल्हन भगा के ले जाएंगे। चलिए इस तरह से बातें न करें जो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो। कुछ भी हो मायावती को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। मुन्ना खान लिख रहे हैं बहन जी बहुत डर रही हैं, कैसे इंडिया में शामिल होंगी। तो चलिए अब हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं बातचीत को, चूंकि बहुत प्रतिक्रियाएं आई हैं आज, सबको पढ़ पाना मुश्किल हो रहा है। मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन एक समअप हम करना जरूर चाहेंगे कि ये जो पूरी कवायद हुई है एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसको देखना चाहिए इस घटना को, कि मायावती जी को गठबंधन की आवश्यकता है, ये पुष्ट हो रही है। ये गठबंधन नहीं हो पाया, ये सच्चाई है, क्योंकि पीएम पद पर इंडिया गठबंधन इस पर बाद में फैसला करना चाहता है। और तीसरी बात यह है कि अकेले भी इंडिया गठबंधन, मायावती जी को छोड़ करके भी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये बातें दिख रही हैं। तो अब जबकि मायावती जी अलग होकर चुनाव लड़ती हैं तो उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से मायावती जी के लिए राजनीतिक जो करियर है, एक सांसद भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। नुकसान इंडिया गठबंधन का भी हो सकता है, लेकिन मायावती जी का नुकसान सबसे ज्यादा होने वाला है, इनको अब एक भी सीट शायद ही मिले। तो इस चर्चा को यहीं विराम देने का वक्त। आप सबका बहुत बहुत आभार, हमारे साथ जुड़े, लगातार प्रतिक्रियाएं दी। हम उन सारी प्रतिक्रियाओं को ले नहीं सके क्योंकि उतना पढ़ना मुमकिन नहीं हो पाता, और मैंने तो कोशिश की, लेकिन आधी प्रतिक्रियाएं भी मुश्किल से मैं पढ़ सका। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस चर्चा से जुड़े, और हम विश्वास रखते हैं कि आप जरूर ही हमारे साथ आगे जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और औरों को प्रेरित करेंगे। हो सकता है कि हर बातचीत आपके मन के लायक न हो, लेकिन हम भी आपकी अपेक्षा पर हर बार खरे उतरे ये संभव नहीं है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।